एक ऐसा महान पुरुष जो पैदा तो एक अच्छे घराने में हुआ था, लेकिन परेशानियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। हर एक कदम पर उसे परेशानियां आई, हर एक कदम पर उसे मुश्किलें आई। यहाँ तक कि जो उसके खुद के माता पिता थे वे भी उसे छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने अपना हौसला, अपना विश्वास अपने ऊपर से नहीं टूटने दिया और उद्योग में भारत को एक नई पहचान दिलाई। और आज उनकी कंपनी से भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा के बारे में। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और उनकी लाइफ से सीखने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने माइंडसेट को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और हर एक बात, छोटी से छोटी बात उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सैनी और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। 28 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के मुंबई में उनका जन्म होता है। धीरे धीरे वे बड़े होने लगते हैं। इसी के साथ साथ जो उनके माता पिता थे उनमें भी दूरियां बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। जब वे 10 साल के थे तो उनकी माता पिता डिवोर्स ले लेते हैं और अलग हो जाते हैं। उसके बाद उनकी दादी ने ही उनकी परवरिश की थी, उनकी दादी ने ही उनकी जिम्मेदारी ली थी उन्हें बड़ा करने की, पढ़ाई लिखाई कराने की। उनकी दादी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और डिसिप्लिन को बहुत ज़्यादा मानती थी। और उनकी दादी ने रतन टाटा को स्टार्टिंग से ही अपनी वैल्यूज यानी कि अपने आदर्शों का पालन करना सिखाया है। उनकी दादी कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने आदर्शों को, अपने वैल्यूज को कभी गिरने नहीं दोगे, हमेशा इन्हें फॉलो करोगे और इन्हीं पर चलोगे। अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने यूएस से चले गए कोर्लिन यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। वो डिग्री कंप्लीट करने के बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए मैनेजमेंट प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। वहाँ उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की को भी उनसे प्यार हो जाता है। दोनों ने शादी करने का फैसला बना दिया था। जिसके बाद भारत से कॉल आता है रतन टाटा को, उनकी दादी का। वे कहती हैं कि रतन, जल्दी से इंडिया आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो रतन सर बिना कुछ सोचे समझे इंडिया वापस आ जाते हैं। वो लड़की भी उनके साथ आना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय इंडो चाइना वॉर चल रहा था जी, यानी कि इंडिया का चाइना का वॉर चल रहा था, जिसके कारण इंडिया में बहुत ज़्यादा तनाव था। उसी के चलते हुए उसके लड़की के माता पिता ने उन्हें आने नहीं दिया। और कुछ समय बाद रतन टाटा को पता चला कि उस लड़की की शादी किसी और से करा दी गई है उनके माता पिता ने। जिसके बाद में 4 से 5 साल अपनी दादी के पास ही रहे, उनकी सेवा करते रहे, उनका काम करते रहे। कुछ समय बाद वे टेल्को फैक्ट्री में वर्कर बनकर काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। 6 से 7 महीने तक का उन्होंने वहां पर काम किया। वहां जब मैं गए, उन्होंने देखा कि यहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बिल्कुल खराब होया हुआ है, यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल बेकार हुआ है। तो उन्होंने 6 से 7 महीने रहकर उसे सुधारा और वहाँ की बिल्कुल छोटी से छोटी बात को देखा, छोटी से छोटी बात को परखा और उससे सीखने की कोशिश की। जब 1970 में उन्हें नेल को कंपनी की जिम्मेदारी दी गई, यानी कि नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी की जिम्मेदारी दी गई, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी और अपना मार्केट कैप भी धीरे धीरे खोती जा रही थी। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने दृढ़ निश्चय के साथ उस कंपनी को घाटे से प्रॉफिट में ले गए और 3% के मार्केट कैप से 20% के मार्केट कैप में उस कंपनी को ले जाकर खड़ा कर दिया। उसी के बाद उन्हें इंपीरियल मिल की भी जिम्मेदारी दी गई, जो कि टेक्सटाइल कंपनी थी। वो भी उस समय बहुत घाटे में चल रही थी। तो दोबारा से उन्होंने अपनी बहुत अच्छे तरीके से सूझबूझ दिखाई और उस कंपनी को वापस से घाटे से मुनाफे में लेकर जा खड़ा किया। और उसके बाद 1991 को उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने कुछ समय बाद एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि हमारे भारत में हमारी खुद की स्वदेशी कार नहीं है, हमारे पास जितनी भी जो कारें हैं वो विदेशी कार है। यानी कि उस समय जो टाटा मोटर्स थी वो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। यानी कि उन्होंने डिसाइड किया जो टाटा मोटर्स है वो अपनी खुद की एक मेड इन इंडिया कार बनाएगी, जो भारत में ही मैन्युफैक्चर होगी और भारत में ही बिकेगी। तो इसके बाद में काफ़ी सारे लोगों के पास गए थे
वो प्रपोजल ले गए, लेकिन सबने रिजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने खुद से ही बनाने का फिर डिसीजन किया। बहुत टाइम लगाने के बाद उन्होंने इंडिया की पहली कार लॉन्च की 1998 में। इंडिका कार लॉन्च करने के बाद जब उस कार को लॉन्च किया तो स्टार्टिंग में तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो ज्यादा समय तक का चल नहीं पाई, जिससे कि जो टाटा मोटर्स थी वो धीरे धीरे घाटे में जानी स्टार्ट हो गई और अपना मार्केट कैप खोना स्टार्ट कर देता है। नौबत यहां तक की आ गई थी कि टाटा मोटर्स को बेचने की बात कर ली थी रतन टाटा ने। तो उसमें फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने रुचि दिखाई और उन्होंने रतन टाटा से मीटिंग की। 3 घंटे तक का मीटिंग चलती रही, यहां तक कि बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब बिजनेस नहीं करना आता तो बिजनेस करते क्यों, क्या जरूरत थी कार बनाने की जब कुछ भी नहीं पता था। मैं शांत रहे, मैं कुछ नहीं बोले, मैं जो भी उनका गुस्सा आ रहा था, मैं सब पी रहे थे, बिल्कुल शांत थे। हद जब हो गई जब बिल फोर्ड ने ये कहा कि मैं तुम पर आसान कर रहा हूं तुम्हारी कंपनी खरीद कर। इसके बाद में मीटिंग के बीच में से उठ के बाहर चले गए और जो डील होने वाली थी उसे भी कैंसिल किया और दोबारा से कंपनी में वापस आए और एक टीम बनाई, एक रिसर्च एंड मार्केटिंग टीम बनाई। यानी कि उसका ये काम था कि मार्केट में पता लगाना कि क्या चल रहा है और कस्टमर का पता लगाना कि उसे क्या चाहता है। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बाद दोबारा से इंडिका का नया वर्जन लॉन्च किया, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जो टाटा मोटर्स थी उसे घाटे से प्रॉफिट में ले गई और जो इंडिका थी वो टॉप सेलिंग कार बन गई थी। उसी के बाद जो फोर्ड कंपनी थी उसका पतन स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे वो घाटे में जानी स्टार्ट हो गई थी। 2008 तक का आते आते नौबत ही आ गई थी कि वो बैंकक्रप्ट होने वाली थी। तो उस समय बिल फोर्ड ने अपनी जैगवार और लैंड रोवर कंपनी को बेचने का डिसीजन किया। तो वहां पर रतन टाटा ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि उस समय कोई भी खरीद नहीं रहा था, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, जिससे कि जो कंपनी के जो रेट थे वो बिल्कुल डाउन जा रहे थे। तो रतन टाटा गए, दोबारा से मीटिंग हुई। 10 साल पहले मीटिंग हुई थी, खरीदने वाला बिल फोर्ड था, बेचने वाले रतन टाटा, लेकिन इस बार खरीदने वाले रतन टाटा थे और बेचने वाला बिल फोर्ड। दोबारा से मीटिंग हुई और रतन टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को एक्वायर कर लिया और वहां पर बिल फोर्ड ने एक बात कही थी कि आप हमारी कंपनी हमसे खरीद कर हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। तो दोस्तों कहते हैं अगर आपको कोई कुछ भी कहे, कैसा भी बुरा भला कहे, चाहे कुछ भी कहे, आपको अगर उस पर गुस्सा भी आ रहा है तो उस पर गुस्सा मत दिखाना। वो जो सारा गुस्सा है अपने काम में लगा के सफल होना और अपने आप को इम्प्रूव करना, क्योंकि जो सफलता है वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बहुत दूर तक का जाती है। अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा भी बोल रहा है उसे भी वो चुप करा देगी। तो अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाओ, अपने आप को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि जब आप दूसरों से बेहतर होगे तो सामने वाला कोई नहीं बोलेगा। तो और ये बात हमें रतन टाटा से सीखने को मिलती है। उसी के बाद एक दिन में अपनी कार से जा रहे थे तो उन्होंने एक फैमिली को देखा, एक पुरुष, एक महिला और उसके 3 बच्चे में एक बाइक पे बैठे हुए थे और बारिश में बहुत ज्यादा भीग रहे थे। बारिश बहुत तेज हो रही थी जिसके कारण में सारे भीग रहे थे। उनके पास कुछ ढकने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें एक पुल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं बारिश से बचने के लिए। रतन टाटा ने देखा कि क्या मैं एक ऐसी कार बना सकता हूँ जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पास हो, जो कि वो कार में जा सकता है। तो उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा विचार किया, फिर इस प्रोजेक्ट पे काम किया। तो 2003 में उन्होंने भारत की सबसे छोटी टाटा नैनो कार लॉन्च की, जो कि मात्र 1 लाख रुपए में थी। यानी कि हर एक मिडिल क्लास बंदा उसे अफोर्ड कर सकता था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की 2003 में। स्टार्टिंग में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसकी मार्केटिंग खराब होने के कारण वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि जो भारत के लोगों कस्टमर की मेंटेलिटी है वो ये है कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा नहीं, जिसके पास जितनी बड़ी गाड़ी, जितनी अच्छी गाड़ी, उसके वो इतना सक्सेसफुल आदमी। लेकिन जो टाटा नैनो थी वो मात्र 1 लाख रुपए के अंदर आ रही थी, तो सब उसे चीप यानी कि सस्ती गाड़ी सोचने लग गए, जिसके कारण उसे खरीदना बंद कर दिया था। तो इसी के चलते हुए 2018 में उसकी
एक ही कार बिकी, जिसके कारण 2019 में उसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन फिर भी वे काम करते रहे और टाटा ग्रुप को आगे बढ़ाते हुए। उसके साथ साथ उन्होंने टैटलिटी यानी कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट टी बैग कंपनी को भी एक्वायर किया था। उसके बाद कोरस कंपनी जो कि स्टील कंपनी थी उसे भी एक्वायर किया था, जिसके बाद जो टाटा ग्रुप था वो लार्जेस्ट इंटरनेशनल ब्रांड बन गया था। तो उन्होंने फॉरेन की 2 कंपनी को और एक्वायर किया था, टैटलीबे और कोरस। इसी के साथ साथ उन्होंने काफी सारा काम किया और अपने जो टाटा 2012 में उन्होंने टाटा ग्रुप से रिटायरमेंट ले लिया। यानी कि उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने 21 साल लगाए और 21 साल के अंदर में वो 40% से ज़्यादा उसकी मार्केट कैप और 50% से ज़्यादा उसका जो प्रॉफिट था उसे उठा दिया था। यानी कि इस लेवल तक का उन्होंने टाटा ग्रुप का प्रॉफिट पहुंचा दिया था। बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्रोथ दिलाई टाटा ग्रुप को। तो दोस्तों, अगर चाहे आपके पास परिस्थिति कैसी भी आ जाए, सिचुएशन कैसी भी आ जाए, उससे मुंह मत मोड़ना, उसका डटकर सामना करना। और अगर आपकी जो भी वैल्यूज हैं, आपके जो भी आदर्श हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, उन्हें कभी भी गिरने मत देना, हमेशा उनका फॉलो करना, हमेशा उन्हीं के रास्ते पे चलना। क्योंकि जो हमारे आदर्श हैं कई बार ऐसी इतने अच्छे हमसे काम करा देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अपने आदर्शों को फॉलो करो, अपनी वैल्यूज को कभी कम मत होने दो और अपना दृढ़ निश्चय बनाओ, अपने गोल सेट करो और उस पर ही काम करते रहो। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। और जो आपके बारे में कुछ गलत कह रहा है, जो आपके बारे में बुरा कह रहा है, आपकी सफलता उसका मुंह बंद कर देगी। अगर इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, रतन टाटा की लाइफ से कुछ भी आपने अच्छा सीखा हो, तो कमेंट कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी रतन टाटा की लाइफ से नई लर्निंग सीख सके। जय हिंद, जय भारत।